ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज 25 जून है। अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में अगर आप कहें तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, भारत के संवैधानिक इतिहास में इसको काला दिन के रूप में जाना जाता है। लेकिन कितना ब्लैक है ये डे, इसके बारे में बहुत ज्यादा परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने सुबह से अब तक न्यूज़पेपर में देखा होगा तो बहुत ज्यादा कवरेज मिला है, मीडिया कवरेज ज्यादा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी देखेंगे, सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कवरेज। शायद गांधी जी के जन्म दिवस पर भी इतना कवरेज आपको नहीं देखने को मिलेगा जितना आज इमरजेंसी का कवरेज है, या फिर नेहरू जी के बर्थडे को तो लोग भूल ही चुके हैं। वास्तव में वो दिन बड़ा ही ब्लैक डेज था। अब तो हम लोग को याद है, हम लोग बहुत बचपन में थे, इस इमरजेंसी के नुआंसेस को नहीं समझ पाए थे, लेकिन पिताजी वगैरह को जब घर में चर्चा करते देखते थे तो लगता था कोई बड़ी बात हो गई है। और जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स उनके बारे में सुनने को मिलता था, जयप्रकाश नारायण है, मोरारजी देसाई हैं, ये लीडर्स हैं, वो लीडर्स हैं, एंड अ लॉट ऑफ लीडर्स वर कंप्लीटली पुट behind the bar without any questioning. Judicial system almost collapsed. Habeas corpus एक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता था, और जैसे लगता था कि एक बार देश गुलाम हो गया, कुछ इस तरह की बात थी। लोग जोर जोर से बोलकर सरकार को रिझाने की कोशिश करते थे कि भाई मैं उस जमात में नहीं हूं जिसे आप रेबेल या विद्रोही समझ रहे हो। बड़ी अजीब वातावरण था उस समय। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, हम उन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। कारण क्या है कि आपने मीडिया के कवरेज में देखा होगा कि बहुत अच्छी खासी चर्चा इस पर हो रही है, बहस हो रही है। लोग ब्यौरेवार कहानियां कह रहे हैं, कैसे इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध फैसला सुनाया, कैसे राजनारायण से चुनाव लड़ी इंदिरा गांधी, फिर किस प्रकार से जब कोर्ट ने उसको बैन किया, उसके इलेक्शंस को, उसको एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में जब पॉलिटिकल पोस्ट से भी जब बैन किया गया, कैसे गुजरात में नवनिर्माण मूवमेंट चला, कैसे बिहार में जेपी मूवमेंट चला। तो ये सुबह से देखते देखते आंखें थक गई है, मैं उसकी चर्चा नहीं करनी चाहूंगा। और आप भी देखेंगे न्यूज़पेपर में ब्यौरेवार घटनाक्रम मिलेगा, लेकिन मैं इससे कुछ इतर चर्चा करना चाह रहा हूं आपसे। आपने मेरे इस वीडियो का टाइटल देखा होगा, तो इस वीडियो का टाइटल क्या है? टाइटल है कि इमरजेंसी अपरिहार्य था। मतलब ये भारतीय संविधान में एक अपरिहार्य घटना थी। इसके लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नुआंस को समझना पड़ेगा। देखिए, विडंबना यह है कि जब हमारा संविधान बना तो दो फैक्टर ऐसे काम कर रहे थे जिसने वो प्रोविजंस लाया जिसको आज आप नेशनल इमरजेंसी या फिर आप गवर्नर्स रूल या प्रेसिडेंट रूल कहते हो। यह आया क्यों, इसकी गहराई में आप जानने की कोशिश करिए। क्योंकि हमें आजादी मिली और हम एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में पहला ऐसा कंट्री के रूप में उभर रहे थे जो इतना बड़ा एडवेंचर लेने जा रहे थे। हालांकि कुछ जगहों पर रिपब्लिक का प्रयोग हुआ था, इससे पहले ऐसा नहीं था कि गणतंत्र अनजान था एशिया में, लेकिन एवरीवेयर इट टर्न टू बी अनसक्सेसफुल। तो हम जब अपनी डेमोक्रेसी यानी पहली बार जब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को लागू कर रहे थे, सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार को लागू कर रहे थे, तो माना गया कि हमारा देश अभी उस लायक नहीं है, हमारा नवोदित राष्ट्र अभी उस लायक नहीं है कि प्रजातंत्र को एफोर्ड कर सके। So Indian democracy is being introduced just like an immature democracy. भारतीय प्रजातंत्र एक अल्पवयस्क और शिशु प्रजातंत्र होगा, और इंडिया उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए भी चैलेंज था। तो एक फैक्टर तो यह काम कर रहा था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के साइक को, उनके मनोविज्ञान को, हमारे संविधान निर्माताओं के मनोविज्ञान को प्रभावित कर रहा था। और वो संविधान बनाने के समय सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए भी मजबूत बनाना चाहते थे, मतलब दे वर ट्राइंग टू टेक अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस कि कोई मिस हैपनिंग ना हो।
तो हम बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे उसमें। ओके, एक तो ये फैक्टर काम कर रहा था। दूसरी बात है कि हम लोगों के नेताओं की जुबान पर चढ़ा हुआ था फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था, लेकिन हम संघीय व्यवस्था को, फेडरल मॉडल को कभी दिल से कबूल नहीं कर पाए और शायद अब भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जितने ज्यादा रिफ्ट हमारे यहां अभी भी मुद्दे, जिन मुद्दों पर है बनी हुई, वो बताती है कि संघीय व्यवस्था के साथ, फेडरल मॉडल के साथ सच पूछिए तो इंडिया कभी ढंग से कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं पाया। जब हमारे नेशनल लीडर्स जो हमारे भावी संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे थे, और आपने इस संदर्भ में 1928 का नेहरू रिपोर्ट के बारे में सुन रखा होगा, नेहरू रिपोर्ट में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई हमारा संविधान कैसा हो, तो आप उसमें भी देखेंगे कि हमारे यहां कहने के लिए संघीय व्यवस्था थी, बट इट वाज मेकिंग अ टिल्ट टुवर्ड्स यूनिटरी गवर्नमेंट। यह एक एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुकाव लिए हुई थी, और अवशिष्ट शक्तियां, जिसको रेसिडियरी पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, वो केंद्र सरकार में निहित कर दी गई थी। इसी बात पर मुस्लिम लीग की नाराजगी हुई थी, और ये नेहरू रिपोर्ट के मुद्दे पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दरार आ गई थी, रिफ्ट हो गया था। ये उस समय भी देखा जब 1935 में ब्रिटिश ने संघ को लागू करने की कोशिश की, एक संघीय व्यवस्था को, तो उसमें भारतीय नेताओं के जेहन में सिर्फ यही था कि हमारे देसी रियासत भी इस संघ में आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि वो संघ अस्तित्व में कभी नहीं आ सका, और जो 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो संघ बनाया गया था, वो संघ नहीं, संघ का मजाक था। अब जब हमारा संविधान 15 अगस्त 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक शुरू हुई, जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक 9 दिसंबर को जब उसका फॉर्मेशन हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था, तब की बात तो और थी। तब तो आप यह कह सकते हो कि तब देश का विभाजन नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुआ था। लेकिन 15 अगस्त को लागू हुआ, तब तक देश का पार्टीशन हो गया था, रिफ्यूजी क्राइसिस आ चुकी थी, शरणार्थियों की आवाजाही शुरू हो गई थी, दंगे शुरू हो गए थे, रक्तपात और हिंसा शुरू हो गई थी। ऐसी स्थिति में हमारे संविधान निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उनकी पूरा का पूरा मनोविज्ञान बदल गया, और उनके मन में एक भय पैदा हो गया कि हमें और भी मजबूत सेंटर बनाना चाहिए। उन्होंने जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 352, 356, 360 को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको आप इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हो, वो सच पूछिए तो संघीय व्यवस्था के साथ उसका कोई तालमेल नहीं था। और संघीय व्यवस्था तो खैर हमारे संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का हमने प्रयोग किया, फेडरेशन शब्द का तो प्रयोग भी नहीं किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि कुछ भी ऐसे राज्य सरकार और संघ सरकार के बीच, यानी केंद्रीय सरकार के बीच इतनी बड़ी खाई है कि उसको संघीय किसी भी एंगल से कहना मुश्किल होता है। राज्यसभा को हमने जनसंख्या के आधार पर, जबकि उच्च सदन किसी भी संघीय व्यवस्था में राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर होता है। तो हम चले राज्यों को प्रतिनिधित्व देने, लेकिन अंत में जनसंख्या को ही हमने रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व दे दिया, तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था रही नहीं। अब मैं अब ये कहना चाहता हूं कि इसी सब क्रम में हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में इतने प्रावधान ला दिए कि एक हिस्टोरियन है ज्ञान प्रकाश, उनका मानना है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इतने पावर दे दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक न एक गवर्नमेंट को इस इमरजेंसी में फंसना ही था। वो इमरजेंसी लगाने के लालच से बाज नहीं आती सरकार। कोई न कोई सरकार इस फांस में फंसती जरूर। उसमें चढ़ गई इंदिरा गांधी की सरकार। थोड़ा ऑटोक्रेटिक नेचर तो उसका था ही, नेहरू की बेटी थी, लेकिन नेहरू का संस्कार उसने कम लिया हुआ था, ऑटोक्रेटिक ज्यादा थी। तो जो श्रीमती गांधी थी, उनको शुरू से ही, जब वो महासचिव थी कांग्रेस की, तभी उन्होंने पहला अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करवाया था। स्वयं पंडित नेहरू के हाथों भी एक काला कारनामा हो गया, जो एक ब्लैक ब्लॉट हुआ डेमोक्रेसी के ऊपर। और जो केरला की पहली विपक्षी की निर्वाचित सरकार, कम्युनिस्ट सरकार थी,
उसको, उस सरकार को गिरा दिया गया था। यह कहीं ना कहीं केरल का जो एक्सपेरिमेंट था, वहां पर उस निर्वाचित सरकार को गिरा देना, और वो भी अनुच्छेद 356 का वो पहला मिसयूज का उदाहरण है। उसको तो तांता लग गया। अब 1970 में जब इंदिरा गांधी आई, तो उससे पहले 1967 में क्या हुआ कि तब तक कांग्रेस की सरकारें 9 राज्यों में पलट गई। अब तक तो कांग्रेस को आदत थी एक सेंटर से रूल करने की पूरे भारत को। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य में अपोजिशन बैठ रहे हैं, उस अपोजिशन को मंजूर नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि प्रोविंस में अपोजिशन को बैठने का राइट है। तो शुरू हो गया, एक के बाद एक सरकार को गिराने का तांता लग गया। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग पूरे 1970 के दशक में होता रहा। अफसोस 1980 के दशक में भी जारी रहा। तो ये सब जो हो रहा था, तो उसी क्रम में जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ, एक्चुअली तेल संकट हुआ, ऑयल क्राइसिस हुई, महंगाई बढ़ी, इंदिरा गांधी ने काफी वाहवाही लूटी थी पूर्वी पाकिस्तान के इस वॉर में और बांग्लादेश की इस फतह में। उसका मनोबल 7वें आसमान पर था, और इसी बीच स्थिति एडवर्स होती चली गई, और जो जनता कभी ताली पीटती है उसको अपनी छाती पीटने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है। वो दौर शुरू हो गया, और फिर अंत में इंदिरा गांधी ने इन स्थिति से बचने के लिए वही हुआ 1975 का इमरजेंसी। तो ज्ञान प्रकाश की बात मुझे भी बिल्कुल सही लगती है कि कोई ना कोई सरकार को फंसना था। अगर इंदिरा गांधी ने उस समय नहीं लगाया होता तो आगे की कोई सरकार लगाती। और इंदिरा गांधी ने एक सबक दे दिया। आज आप इंदिरा गांधी को दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनाइए, क्या वो हिम्मत करेगी? नहीं करेगी। लेकिन जो ऑटोक्रेटिक नेचर है वो तो नहीं बदल पाएगा। तो अगर कोई आगे भी ऑटोक्रेटिक सरकार रही तो उसका ऑटोक्रेटिक बिहेवियर नहीं बदला, निरंकुश बिहेवियर नहीं बदला, लेकिन हां, अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया जाए, यह हिम्मत फिर किसी ने नहीं जुटाई। और आज सभी उस जमात में खड़े हैं और अंगुलियां उठा रहे हैं कि भाई देश का प्रजातंत्र समाप्त हो गया, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, इंडिया के काला दिन है। क्लास 9th के एनसीईआरटी में एक अध्याय जोड़ा गया। लेकिन क्या वर्तमान में यह इमरजेंसी नहीं है? लेकिन क्रिटिक्स इस पीरियड को अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम का आज भी कटौती हो रही है, प्रेस की आजादी पर आज भी प्रहार हो रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ना सही यूएपीए तो लागू है। आज भी लोग बोलने की उतनी आजादी महसूस नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन क्या आप बताएं कि आज चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के बावजूद जितनी तेजी से दल बदल हो रहा है, डबल इंजन, अगर आप डबल इंजन बोलते हो तो संघीय व्यवस्था कहां रह गई? हमारे संविधान निर्माताओं ने तो ऐसा नहीं सोचा था कि इंडिया में डबल इंजन हो, विपक्षी मौत के मुंह में चले जाए, विपक्षी इंडिया से समाप्त हो जाए। ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। और ये तो डेमोक्रेसी का रूप भी नहीं है। हां, डिक्टेटरशिप भी नहीं है, टेक्निकली आप कहेंगे इमरजेंसी भी नहीं है, प्रजातंत्र है, कागज पर है, कोई अंगुलियां नहीं उठा सकते हो। तो मैं स्टूडेंट्स, हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी भारत के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण खलनायिका बनी, लेकिन अगर वह नहीं बनती तो कोई दूसरे खलनायक आ गए होते।
ये हमारे संविधान में ही इतना ज्यादा, हालांकि फिर बाद में 44वें संविधान संशोधन में कुछ सुधार किया गया, उन सुधारों के बावजूद भी इमरजेंसी पर 44वां संविधान संशोधन चेक नहीं लगा सकता था। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर इमरजेंसी पर चेक लगाया है तो है इंडिया का जनमत, इंडिया का पब्लिक ओपिनियन, जो भूखा रह सकता है लेकिन फ्रीडम में कटौती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये चीज हम इस इमरजेंसी, आज वो डेट है, आज वो काला दिन याद करने की है। तो बरबस एक मैंने भी सोचा कि मैं भी उस पर थोड़ी सी 2 बूंद आंसू मैं भी बहा लूं, क्यों कैसे काले दिन थे 25 जून 1975 के। तो आज मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, फिर किसी दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।